कभी कभी जिंदगी में एक सवाल आता है, क्या एक अकेला इंसान कुछ बदल सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक सोच, एक कदम और एक साथ बहुत कुछ बदल सकता है। ये सोच शुरू लेकर हुआ आधार फाउंडेशन। यहाँ काम सिर्फ मदद के लिए नहीं, आधार देने के लिए है, उन चेहरों में मुस्कान लाने के लिए जो हकदार तो हैं पर मौका नहीं मिला। अब चाहे बात एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो या उन बच्चों की जिनका कोई सहारा नहीं, आधार फाउंडेशन ने दिखाया कि समाज तब बदलता है जब लोग उनसे जुड़ते हैं, महसूस करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि असली सुपर हीरो वो नहीं जोड़ते हैं, असली हीरो वो हैं जो किसी गिरे हुए को भी फिर से खड़ा कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था कि आधार फाउंडेशन की आपने नींव कैसे रखी थी? सर्वप्रथम श्री अंकुर पांडे जी, मैं आपका एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस पहल की शुरुआत की कि बहुत अच्छे अच्छे विषय आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि समाज को इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हुई और उसमें मैं राइट लेग सीधे पैर से मैं स्वयं दिव्यांग हो गया। दिव्यांगता आने के बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे एक दिव्यांग बनाया है, तो क्यों ना अपने जीवन को दिव्यांग जनों के लिए समर्पित किया जाए। और दिव्यांग जनों में भी ऐसी दिव्यांगता जिसके लिए बहुत कम लोग काम करते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता या विकासात्मक दिव्यांगताएं, ऐसा मन में विचार करके 2011 में मैंने आधार फाउंडेशन की नींव रखी। आपके यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, कुछ लोग उनको मेंटली डिसेबल्ड बोलते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उसकी एक प्रॉपर आप अगर बताएं कि उन बच्चों को एग्जैक्ट बोलना क्या चाहिए? मेंटली रिटार्डेड शब्द ठीक नहीं है। रिटार्डेड का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी काम का नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी भी काम का ना हो। इनको अगर हिंदी में बोला जाए तो बौद्धिक रूप से दिव्यांग, अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल चैलेंज्ड, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी यानी विशेष योग्यता रखने वाले बच्चे। इनमें अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र की कोई न कोई विशेष योग्यता रखते हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी, विशेष योग्यता रखने वाले बच्चे, ऐसा बोलना बहुत उपयुक्त होगा। जी सर। तो आपने जब चालू किया आधार फाउंडेशन, तो सबसे पहले जब आपने शुरुआत करी थी, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्योंकि बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता ना के बराबर है जी। अभी तक भी समाज को बौद्धिक दिव्यांगता में और मानसिक रोग में अंतर नहीं मालूम है। जो माता पिता होते हैं या जो समाज होता है, जब उनके किसी भी परिवार में ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम वो चिकित्सक डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर देते हैं। जबकि ये बौद्धिक अक्षमता यह एक अवस्था है, कंडीशन है, ड्यू टू अनडेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विकास कम होने के कारण इस तरह की ये अवस्था आती है। तो जागरूकता कम होने की वजह से लोग ये स्वीकार ही नहीं करते थे और माता पिता चिकित्सक डॉक्टर के पास जा करके वो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते थे। और जब हम उन्हें बताते थे कि भाई इस तरह को बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनको ट्रेंड किया जा सकता है या उनकी क्षमता अनुसार उनकी पढ़ाई हो सकती है, तो वो विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है कि इस तरह के बच्चों के कोई स्कूल या कोई पुनर्वास केंद्र होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। मैम, आपको कितना समय हो गया आधार फाउंडेशन में जुड़े हुए? मुझे 6 साल हो गया। 6 साल से? हाँ, 6 ये साल। 6 साल में आपने कितना बदलाव देखा इसमें, फाउंडेशन में? फाउंडेशन में काफ़ी बदलाव है और मैं खुद भी जैसे मेरे बच्चे को लेकर ही आई थी कि मेरे बच्चे में मतलब इम्प्रूवमेंट हो। तो मेरे 6 साल में मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे वो चल नहीं पाता था, अभी काफ़ी अच्छे से चल लेता है। स्पीच में भी उसको बहुत दिक्कत थी, अभी काफ़ी अच्छे से बात कर लेता है। जो यहाँ पे मैम बच्चे रहते हैं, उनकी मतलब जो शुरुआत रहती है सुबह से लेकर शाम तक, हाँ। क्या दिनचर्या रहती है उनकी? सुबह 6 बजे उठते हैं बच्चे, फिर वो ये उनका योगा वगैरह होता है मॉर्निंग में,
फ्रेश होना है, फिर 9 बजे उनका नाश्ता होता है, फिर 1 बजे लंच टाइम होता है। 10 से 4 से लेके उनको शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, जिन बच्चों को मतलब ज़रूरत है, जिनको स्पीच की ज़रूरत है, उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल, गेम, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें उनको बच्चों को 10 से लेके 4 के टाइमिंग में दिए जाते हैं। कुछ जो बच्चे होते होंगे जिनको समझने में दिक्कत आती होगी, जी जो स्लो लर्नर रहते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल या बात करने में दिक्कत होती है, तो बिल्कुल। उनके लिए क्या अपन जैसे जो बच्चे स्लो लर्नर्स है, उनको तो कैसे है कि जैसे डेली प्रैक्टिस अगर अपन करवाए तो जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सही कर सकते हैं अपन। आपके यहाँ कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी है, मतलब जो नॉर्मल सीखने की स्किल्स होगी, या जी कुछ जी ऐसी जी कला में रहें जो आपको लगे कि एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा है बहुत उनके अच्छे से अंदर? कर पा रहा है। हाँ जी। हाँ है ना, काफी बच्चे हैं हमारे यहाँ कि जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन किसी का उनको बच्चों को इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छे से करता है, कोई कलरिंग बहुत अच्छे से करता है, कोई डांस बहुत अच्छे से करता है। तो बस वही है कि इन बच्चों में स्पेशल क्या है, ये अपने को ढूंढ के निकालना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मैम जो आप बाहर कुछ जाते होंगे सीखने के लिए, जी जी मतलब अपार्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन बाहर बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सीखने जाते होंगे, हाँ हाँ ऐसे कुछ बताएं। बस बिल्कुल है ना, अभी मेरा बेटा ही है जो स्पेशल ओलंपिक्स में अभी एक बोची बॉल गेम करके ओके। वो स्पेशल ओलंपिक्स के लिए गया था वहाँ पर। पहले तो ग्वालियर में गया था, ग्वालियर से मैंने स्टार्ट करी उसका। 15 दिन का कैंप था, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा टफ था कि वो आगे कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम जो वहाँ ट्रेनिंग ली 15 दिन में, उसके बाद उसको जो उसका नंबर आया, फिर से सेकेंड टाइम वो बिलासपुर गया, उसको गोल्ड मेडल मिला। ओके। अभी थर्ड टाइम फिर से उसका सिलेक्शन हुआ है बोची बॉल गेम में, तो अभी 10 तारीख को उसको ग्वालियर जाने का मौका मिला है। सब मेरे को एक चीज आपसे पूछनी थी जी कि आधार फाउंडेशन में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनका रहना भी वहां पे ही है, जी तो कुछ ऐसे भी बच्चे आते होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जी हाँ जी। उस बारे में कुछ बताएं। अभी वर्तमान में कुल हमारे पास 90 वहाँ पर बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चे हैं, जिसमें 50 बच्चे वहाँ पर निवास करते हैं। इन 50 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, और 15 बच्चे ऐसे हैं जो सेमी ऑर्फन उनको कहते हैं कि भी अगर माँ है तो पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है, और बाकी भी बहुत निहायत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वहां पर बच्चे हैं। तो अभी एक 18 साल से ऊपर के जब इस तरह के बच्चे हो जाते हैं कि जिनका कोई नहीं होता, उनका एक कानूनन अभिभावकता, लीगल गार्जियनशिप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल ट्रस्ट है, उसका एक ये एक्ट है, उस एक्ट में लीगल गार्जियन बनते हैं। अभी हमारे जो आधार फाउंडेशन की अध्यक्ष जो श्रीमती सरिता पांडे जी हैं, अभी ये 4 बच्चों की लीगल गार्जियन बनी है, यानी कि 4 बच्चे और बच्चों की जो है ये कानूनन अभिभावक हैं। उनके बेहाफ पे सारे डिसीजन यही लेंगी, इन्हीं के नाम से उनका आगे का निरामया स्वास्थ्य बीमा, आगे का अकाउंट या जो कुछ भी है वो इन्हीं के साथ है। सब जब बच्चे पहली बार आते हैं आपके फाउंडेशन जी में, तो जी। किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? जब प्रथम बार हमारे पास बच्चे आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है उनको देख करके कि हमसे अलग हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में भी प्रशिक्षित नहीं होते, यानी कि उनको ऐसा कहा जाए कि टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होती है, और उन्होंने जहां वो रहते हैं कभी भी कोई उन्होंने काम किया नहीं होता। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उनको डेली लिविंग स्किल्स, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप सिखाए जाएं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि सबसे पहले बच्चा अपने खुद के कामों में आत्मनिर्भर बने, और जीवन में उसको इतने काम आ जाएं, इतनी चीजों को वो सीख जाए कि किसी के ऊपर भी वो निर्भर ना रहे, जिससे कि आदर और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। तो ये सवाल आप दोनों से रहेगा मेरा, आपने इतने समय से जो आधार फाउंडेशन में है, सबसे इमोशनल मोमेंट आपके लिए कौन सा था? कई बार हमारे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं कि जो
सिंगल मदर होती हैं या सिंगल फादर होते हैं, और वो आने के बाद जब हमारे पास आते हैं और कम व्यवस्थाओं के बाद भी जब वो बच्चे को, जब उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं उसके बाद भी हमारे पास आकर के वो जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, तो उनके साथ साथ हमारा भी उसी तरह का एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि भी इस बच्चे के साथ अब क्या किया जाए, आगे का इसका जीवन किस तरह का होगा। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना कि हमारे पास सुविधाएं भी नहीं है और उस बच्चे को रखना भी है। तो हम फिर उन इमोशंस का हम सहारा लेकर के उस बच्चे को हम सुविधाएं देते हैं, और इसमें समाज और अंकुर जी आपके जैसे अच्छे लोगों का उसमें साथ हमें मिलता है, इस वजह से इस कार्य को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। सर ने जैसा कहा वैसा ही है, बस वही है कि एक माँ के लिए जो टास्क रहता है कि अपने बच्चे को अपन कैसे छोड़े, क्योंकि बच्चा कैसा भी हो एक माँ के लिए तो बहुत हीरा ही रहता है, लेकिन वही है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ती है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, अपने बच्चे में कम से कम 80% या 50% तो प्रोग्रेस होना चाहिए। तो जब ऐसे पेरेंट्स को जब हम देखते हैं तो हम बहुत तकलीफ होती है वो समय में, ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत टास्क रहता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है हमारे लिए। आपके आधार फाउंडेशन जो है उसमें कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में जो काम करते हैं आधार फाउंडेशन के लिए? अच्छा, हमारे फैमिली मेंबर्स में जैसे स्टाफ वगैरह मिला के सब लोग हम 20-25 लोग हैं। तो हमारा जो आधार फाउंडेशन एक फैमिली है, क्योंकि अकेले से तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने बच्चों को संभाल पाए। तो हमारा जो भी आधार फाउंडेशन है एक फैमिली ही है। तो 25 लोगों का स्टाफ वगैरह सब लोग मिला के हम ही उनका देखभाल करते हैं, उनको देखते हैं बच्चों को। आपके आधार फाउंडेशंस में जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसके हाँ। बारे में कुछ बताएं। जैसे मैंने एक ब्लड बैंक का देखा आपका, जी। ब्लड डोनेशन कैंप होता है। हाँ। और उसके बारे में कुछ बताएं, और क्या क्या रहता है? सोशल एक्टिविटी इसलिए करवाते हैं हम कि बच्चे कोऑर्डिनेशन कर सके, उनके लिए वो एक्टिविटी होती है कि बच्चे देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे भी इंस्पायर होने चाहिए ये सब चीज़ों से, इसलिए हम ये सारी सोशल एक्टिविटीज करवाते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे जो आपकी पूरी टीम है तो ये सैलरी बेस रहती है या ये वॉलंटियर हैं जो सिर्फ मतलब अच्छाई करने के लिए आपसे जुड़े हैं? आधार फाउंडेशन में 3 तरह के वहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक तो वो मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट वहाँ बच्चों के साथ कार्य करते हैं। जो डायरेक्ट काम करते हैं वो उनको सैलरी वेतन नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पॉकेट मनी की तरह से मान दे उनको सम्मान कि वो अपने घर में रहते हैं तो चाहे वो जैसे भी रहें, लेकिन घर से आते हैं तो उनको अच्छे से आना पड़ता है, उनको क्लॉथिंग्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो हम एक मामूली मानदेय उनको हम देते हैं कि ये उनका सम्मान है जी। तो एक तो जो स्टाफ मेंबर्स वहाँ जो कार्य करते हैं, दूसरे जो प्रबंध कार्यकारिणी हैं वहाँ पर, तो प्रबंध कार्यकारिणी निःशुल्क कार्य करती है, वो अपना समय देते हैं, उनको वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता। और तीसरा जो हमारे डोनर्स हैं, जो दानदाता हैं, तो दानदाता तो हमें स्वयं सहयोग करते हैं, उनको ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद और बच्चों की तरफ से धन्यवाद और आभार और संस्था की तरफ से मिलता है। तो ऐसे तीनों लोग मिलकर के वहां पर संस्थान को चलाते हैं। सब जैसे आपका एनजीओ है, जो फंडिंग और जो रिसोर्सेज आपको लगते होंगे जी, उसमें कितनी आपको दिक्कत उठानी पड़ती है? बहुत अधिक जो समस्या है, क्योंकि जो ये स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, चुनौतीपूर्ण बच्चे, इन बच्चों पर खर्चा बहुत अधिक आता है। जो बौद्धिक दिव्यांग और विकासात्मक दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चे हैं, इन पर 2.5 बच्चे पर एक स्टाफ का एवरेज आता है। दूसरा ये क्योंकि एक्टिविटीज खुद कम कर पाते हैं, इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और सामान की टूट फूट बहुत होती है। इनका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो भी बहुत अधिक होता है। दूसरा इनको स्पेस भी बहुत ज्यादा लगता है, तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसमें अभी जो हमारे यहाँ बच्चे 90 जो बच्चे हैं, उसमें से जो 50 वह निवास करते हैं,
उसमें से मात्र 30 बच्चों का हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल ट्रस्ट है वो हमें सपोर्ट करता है, और बाकी मेरे इंजीनियरिंग के टाइम के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे सीनियर्स करते हैं, और छिंदवाड़ा से भी कई बहुत अच्छे दानदाता हैं जो कई गुप्त रूप से और कई बता करके भी हमें सहयोग करते हैं, और सबके साथ मिलकर के हम इसको चलाते हैं। जो छिंदवाड़ा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, जो लोग पावर में हैं, वो कितनी इसमें आपको सपोर्ट करते हैं? एक समय ऐसा था जब श्री महेश चंद्र चौधरी यहाँ पर कलेक्टर थे और श्रीनिवासन साहब कलेक्टर थे। उस समय इनकी धर्मपत्नियां हमारी दानदाता बनी थीं, और एसडीएम थे त्रिपाठी जी। इन लोगों के द्वारा हमें सहयोग मिलता होता था। एक दीदी हैं हमारी रायचुरा दीदी, जो यहाँ एक ऑफिसर थे एक्साइज में, उनकी वाइफ, वो उन्होंने हमारी एक बेसहारा बच्ची अडॉप्ट की है। वो 4,000 रुपए महीने हर महीने उनके खाने से लेकर के सभी तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। दूसरा जो शासन प्रशासन है उसने भी लोकल से 3-4 साल तक हमको सपोर्ट किया था, यहाँ का सामाजिक न्याय विभाग ने किया था। अभी वर्तमान में तो यहाँ से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है आर्थिक रूप से। ऐसे वो हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वर्तमान में कोई सहयोग नहीं मिलता। तो मैं एक चीज पर्सनली आपसे पूछना चाह रहा था। हम लोग उस जनरेशन से आ रहे हैं जहां पे हमने मोबाइल को कीबोर्ड से लेके फिर सोशल मीडिया से लेके सब चीज को देखा है। मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि शुरू में सोशल मीडिया में अवेयरनेस के चलते में लोग रील्स बनाते थे आके, फिर मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा कि 1 दर्जन केला दे रहे हैं और उसमें 12 लोग आके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये आपके साथ में होता होगा, इसमें आपका क्या नजरिया है, क्या आप कहना चाहते हैं? ये ऐसा माना जाए कि 50% से अधिक आधार फाउंडेशन में जो सहयोगी आते हैं वो इसी तरह का है। उनकी सोच ये रहती है कि कैसे भी समाज में हम एक्सपोज हों कि हमने ऐसा किया। करते बहुत कम है, और आजकल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उनको इतने बेहतर तरीके से आती है कि वो समाज में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भी आधार फाउंडेशन में वो बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन 50% लोग ऐसे भी हैं छिंदवाड़ा में कि जो बहुत बड़ा दान करते हैं, यहाँ तक कि 50,000 से लेकर के 1-1.5-2 लाख रुपए तक भी, और वो अपने नाम को भी शो नहीं करते और हमको भी मना करते हैं कि आप किसी को ऐसा बताइए नहीं। आज से 2 वर्ष पहले हमारे पास ऐसा ही एक परिवार आया, और उस परिवार ने हमको वहां पर कुर्सियों की आवश्यकता थी, अन्य TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामग्री की आवश्यकता थी। उन्होंने लगभग 1 लाख के आसपास का वहां पर दान किया, लेकिन उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं किया बिल्कुल भी, उनका कहीं भी नाम नहीं आता अभी भी। उसके बाद वहां पर भवन थोड़ा सा खराब हो रहा था, तो उस समय उन्होंने पूरे भवन की अपनी तरफ से व्हाइट वॉश कराई, उसका भी कहीं शो ऑफ नहीं हुआ। और अभी इसी दिवाली को एक परिवार, साहू परिवार है, वहां से एक व्यक्ति आए, उन्होंने भी लगभग अभी काफी सहयोग किया, लेकिन उन्होंने भी ये मना किया कि हमारा नाम किसी को नहीं बताना है। तो ये दोनों तरह के ही समाज में लोग हैं जो बहुत कम करके बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, और ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ा करके कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। मैम, आप क्या बताएंगे जब कोई आते हैं ऐसे रील्स बनाने के लिए? मुझे एक तरीके से लगता है कि ठीक है, अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ तो कर रहा होगा कोई, फिर मगर वो आके रील्स बनाते हैं, अगर आप देखते हैं कि रील बना रहे हैं, आपको कैसा लगता है उसमें? रील बनाते हैं ये बात ठीक है, लेकिन वो दिखावा जो करते हैं ना कि हमने इतना सारा कर दिया बच्चों के लिए, दिखाते हैं कि हमने बच्चों के लिए बहुत किया, पर वो उन्होंने नहीं करना चाहिए, ये मेरा बोलना है। क्योंकि क्या है कि इससे ना इफेक्ट जो है ये मीडिया में अलग गिरता है। हमारे बच्चों को बस प्यार चाहिए, ये दिखावा नहीं चाहिए। आप आने वाले 5 साल में आधार फाउंडेशन को कहाँ देखते हैं? आधार फाउंडेशन का एक मेरे दोस्तों ने 1 एकड़ लैंड है जो आधार फाउंडेशन की अपनी है,
छोटी कुंडली कुंडली खुर्द में जी। वहां पर मेरा प्रयास, मेरे दोस्त और छिंदवाड़ा के भी अच्छे हमारे दानदाता ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर एक हम संपूर्ण पुनर्वास केंद्र जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी परिवार में किसी भी तरह के दिव्यांग बच्चे का जन्म ना हो। फिर भी अगर किसी भी कारण से, किसी की भी गलती से अगर ईश्वर की कृपा से ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको पुनर्वास की समस्त सुविधाएं छिंदवाड़ा में और या तो निःशुल्क या चैरिटी बेसिस पर बहुत कम मामूली कीमत पर उसको वो सुविधाएं मिलें। तो मेरी ऐसी इच्छा है और हम उस तरफ काफी बढ़ रहे हैं कि एक यहाँ पर संपूर्ण पुनर्वास केंद्र यहाँ पर स्थापित होगा जहां पर सभी तरह के चिकित्सक होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वहां पर ऑडियोलॉजिस्ट और सभी तरह के स्पेशल एजुकेटर, सभी तरह की जो दिव्यांगता है उनके लिए। तो इस तरह का हम आगे आने वाले 5 सालों में देखते हैं कि इस तरह की सुविधाएं, और उसमें समाज का, प्रशासन का, शासन का बहुत बड़ा रोल होगा। और मेरा सबसे अपील है कि इस कार्य के लिए वो सभी आगे आएं। एक आखिरी सवाल, वो भी आप दोनों से रहेगा मेरा। आप लोग इतने साल से जुड़े हैं, कोई एक बच्चे की कहानी आपको ऐसी लगी हो जो बहुत इंस्पिरेशनल लगी हो, कि जो बोलते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग, कुछ ऐसा बच्चों के साथ का कुछ एक्सपीरियंस आपका? अभी विगत 2011 से जब से हमने प्रारंभ किया है तब से ओवरऑल 3000 से अधिक दिव्यांग जनों तक हमारी पहुंच है। हमने किसी न किसी रूप में उनको लाभ पहुंचाया है। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से लगभग 115 ऐसे बच्चों को हमने डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है, जिसमें से लगभग 60 बच्चे पुनर्वासित हो चुके हैं और 55 ऐसे बच्चे जो दूसरे सामान्य स्कूलों में वो अपना अध्ययन कर रहे। इसमें जो कई बच्चे अभी हमारे ऐसे हैं कि जो अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यहीं पर एक बच्चा है पीछे कुंडली में, वो बच्चा हमारे पास 2 साल रहा। आज वो इस योग्य बन गया है कि वो ट्रैक्टर भी चलाता है, स्वयं का नहीं है लेकिन किसी के यहाँ कार्य करता है, और लगभग 5 से 6 हजार रुपए महीने वो कमाता है। उसका विवाह भी हो गया है, उसके बच्चे भी हैं, तो हम उसको देख करके बहुत प्रसन्न, खुश होते हैं। इसी तरह के हमारे और भी कई उदाहरण हैं। एक बच्ची है जो बिल्कुल हमारे संस्थान के पीछे रहती है। जब वो हमारे पास आई थी वो ऑन बेड थी, लगभग बैठ भी नहीं पाती थी, और टॉयलेट वगैरह सब अपने कपड़ों में करती थी। आज वो बच्ची इंडिपेंडेंट चलने लगी है, टॉयलेट, पेशाब वगैरह वो अपना जाती है, अपना खाती है, और थोड़ा थोड़ा भागती दौड़ती भी है। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्न और खुशी का क्षण है। मैम, एक तो आपके बच्चे का जो आपने बताया उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशनल है। उसके अलावा कोई और ऐसी कहानी हो किसी बच्चे की जो आपको लगी हो कि? अभी हमारे पास में अभी एक बच्चा आया है, उसको काफ़ी अभी 6 महीने ही हुए हैं। मतलब उसमें अभी काफ़ी इतना इम्प्रूवमेंट अच्छा है कि जब फर्स्ट टाइम जब उनकी मदर आई थी, वो प्रॉपर नागपुर से ही है उनकी मम्मी, वो फर्स्ट टाइम जब उनकी मदर उनको यहाँ बच्चे को रखने आई, तब उनकी कंडीशन देखते तो ऐसा लगता कि वो कभी उसको दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम छोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी उस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट है। टॉयलेट ट्रेन नहीं था, अभी टॉयलेट ट्रेन हो गया है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, बट लेकिन अभी 6 साल का ही है, 6-7 साल का। लेकिन अभी वो टॉयलेट ट्रेन हो गया है, खुद के हाथ से खाना खाने लगा है। तो अभी उसके मम्मी के पास ना जाते हुए वो हमारे पास ज़्यादा रहता है। सर, एक आखिरी चीज़ ये पूछना था मुझे कि जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आधार फाउंडेशन की वेबसाइट है aadharfoundationmp.org। उस पर हमारी सारी एक्टिविटीज हैं, उसमें वो देख करके नंबर और वहां से वो जुड़ सकते हैं। देखिए, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, तन, मन और धन। अगर किन्हीं के पास समय है तो वो आकर के वहां बच्चों को के साथ समय दे सकते हैं, समय बिता सकते हैं, उनकी वो जो छोटी छोटी जो लर्निंग की चीजें हैं वो उनको सिखा सकते हैं। और दूसरा है मन,
कि वो आधार फाउंडेशन के विषय में जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें हैं, वो समाज तक पहुंचा सकते हैं, और जो आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं वो आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। आधार फाउंडेशन का अपना 1280G है आधार फाउंडेशन के पास। आप जो भी दान करेंगे उसमें उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो तन मन धन जिस तरह से भी समाज हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आधार फाउंडेशन के साथ इन बच्चों का सेवा करना चाहता है, तो समाज का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सब आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए प्लीज। आधार फाउंडेशन, परासिया रोड, एसआर रियल्टीज कॉलोनी के सामने, राजधानी ढाबा के पीछे, पंचवटी वार्ड नंबर 48, पुआमा, छिंदवाड़ा 480001। मेरा मोबाइल नंबर है 9589609486। और सरिता पांडे जी जो वहां पर अध्यक्ष हैं, उनका नंबर है 7721023959। इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सर, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री अंकुर पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की पहल की कि समाज को इस पहल से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और इस तरह का कार्य बहुत कम करते हैं क्योंकि लोग अपने व्यवसाय में और उसमें से समय नहीं निकाल पाते। आपने इस तरह की पहल की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आधार फाउंडेशन को आपने यहाँ पर बुलाया, आधार फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।